हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल गए, लेकिन हम बैंकों की ग़ुलामी में फंस जाते हैं। राइट। हम उनको कमा कमा के देते हैं। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू बोरो टू जनरेट एन इनकम स्ट्रीम, इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर बोरोइंग टू कंज्यूम, यू शुड नेवर डू दैट। तो आप एक 18, 19, 20 साल के एक बच्चे को क्या एडवाइस दोगे जो अब बस कुछ कदम दूर है अपनी पहली कमाई करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या राय देना चाहोगे? मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनका who had just started immediately first job after college, मेरे वहाँ से भी स्टार्ट हुए, 1000 रुपये के सिप से स्टार्ट किया, 1000 रुपये के सिप से किया, धीरे धीरे उनका कॉर्पस अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है कि एवरीवन वांट्स एन एक्सपीरियंस पर्सन, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई भी फर्स्ट जॉब नहीं देगा तो वो एक्सपीरियंस होगा कहाँ से? सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर हर आदमी बोलेगा कि यार मैं छोटे अमाउंट वाले को दूंगा नहीं सर्विस, तो बड़ा कैसे होगा वो अमाउंट? राइट। तो इवेंचुअली आपका जो क्लाइंट बेस है वो ड्राई डाउन होता जाएगा। बिजनेस के अंदर स्टार्टअप जी, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के मेंटोर बात करते हैं, आप रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे एज ए पूछूंगा एज अ फाइनेंस वाला, जब आप स्टार्टअप्स को मेंटरिंग देते हैं, उनसे बात करते हैं, आप डेट और इक्विटी में उनको बैलेंस कैसे मेंटेन कराते हैं? वेलकम टू द आर्क शो, दिस इज योर होस्ट अमित कटियाल। इन्वेस्टमेंट टिप चाहिए? कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कार रैली को अंडरस्टैंड करना है, स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं वो समझना है। अगर ये सब चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं तो लेट्स टॉक टू मिस्टर नवीन गर्ग, हु इज़ अ चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस व्हेन इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। आप म्यूचुअल फंड लें, रियल एस्टेट लें या अपनी विल की डिस्कशन करें, ही इज़ द मैन फॉर यू। This conversation, we are going to talk to Mr. Naveen Garg about his 30 glorious years and understand what he has learned and what he can advise to everybody who wants to become the best investment advisors for future. Welcome Naveen sir. जी, आप एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं आज की डेट में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जी, और मैं आपकी क्लाइंट लिस्ट देखता हूं तो एक्चुअली मैं बहुत, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द काइंड ऑफ पीपल यू सर्विस। बट एक क्वेश्चन है, मतलब आप HNIs को मैनेज करते हैं, आप HNIs को ही मैनेज करते हैं। क्वेश्चन आता है साहब कि भारत के उस बडिंग, आई विल नॉट से लड़का, बट हर एक इंसान को, क्योंकि मैं जिस एरा से आया हूँ, सेम एरा है आपका, थोड़ा सा यंग हूँ आपसे, बट हमें एक सेविंग मैकेनिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली सिखाया गया था कि कमाइए, खर्चिए और सेविंग हर महीने साथ साथ करिए। जी, आज की डेट में पैसा, मतलब क्रेडिट कार्ड, लोन इतनी इजीली अवेलेबल है कि आज 50,000 कमाने वाला लड़का iPhone 17 की डिस्कशन बड़े आराम से कर लेता है। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जिस जनरेशन से आए हैं, एक्चुअली अगर आप सोचें 3 जनरेशन्स, एक हमसे पहले वाली जनरेशन, दैट वाज अ जनरेशन वेयर देयर वाज डेफिसिट ऑफ एवरीथिंग। कंट्री वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ पार्टीशन, ग्रो कर रहे थे, उस समय पैसा था ही नहीं हम लोगों के पेरेंट्स के पास। उन्होंने कमी देखी है तो वो हम लोगों से भी कम खर्चा करते थे। उसके बाद हमारी जनरेशन आई जहाँ पे वी वर काइंड ऑफ ओके, वी नेवर हैड सरप्लसेस बट वी वर काइंड ऑफ ओके। हम लोगों को भी यही सिखाया गया कि यार पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसको संभाल के खर्च करो, तो ऑटोमेटिकली सेविंग उसमें से निकलती थी। हमें ये भी सिखाया जाता था कि यार डेट मत लो अपने ऊपर। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई, हम लोगों के टाइम पे टेम्पटेशंस भी नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी इतने नहीं थे। आज के दिन में टेम्पटेशंस ही इतनी हैं, आपके PS5s आ गए, आपके सब कुछ आ गए, हर जनरेशन के लिए देयर आर टू मेनी टेम्पटेशंस। तो अब इन चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है, आपके मोबाइल्स के ऊपर खर्चा है, लैपटॉप पे खर्चा है। हम लोगों के टाइम पे तो सिर्फ लाइब्रेरी में जाके हम लोग किताबें पढ़ते थे और पेंसिल खरीदते थे, पेंसिल इरेजर्स खरीदना बहुत बड़ी बात मानते थे। बिल्कुल। और हम लोग उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे हम तो टूथपेस्ट को भी अच्छे से दबा के निकालते हैं। सब्जी खरीदते हैं तो हम उसके साथ भी बोलते हैं यार मेरा पुदीना और पुदीना का तो नहीं पता, धनिया का पता है मुझे। धनिया और हरी मिर्च वो दे दो। पिज्ज़ा वाले को बोलते हैं ऑरिगेनो के पैकेट 2-4 एक्स्ट्रा दे जा। अरे साहब, आज की डेट में अगर मैं कहीं जाके मोल भाव कर लूँ तो बच्चे बड़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं कि बॉस कर क्या रहे हो, यू नो पुटिंग अ बैड थिंग ऑन आवर फेस, निकलो यहाँ से तुम। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर वापस चेंज आना शुरू हुआ, बिकॉज पहले बच्चे स्पेंड ज़्यादा करते थे, बट कोविड टॉट अस ऑल अ गुड लेसन। कोविड के टाइम पे पीपल हु हैड सेविंग्स वर एबल टू सर्वाइव एंड वर एबल टू टाइड ओवर दैट फेज वेरी कंफर्टेबली।
जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आई उसके अंदर। आई थिंक वहाँ से थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। अब वापस ठीक है, अब कोविड हिस्ट्री हो गया, अब वापस आते ख़राब होनी शुरू हो रही हैं। बट आई फर्मली बिलीव दैट एनी पर्सन वॉट एवर दे सेव, वॉट एवर दे अर्न, उसका 30% मिनिमम शुड गो इनटू सेविंग। आप ये लीजिए मोटा मोटा 10% के करीब आपका फिर भी फोर्स सेविंग हो जाता है बाय वे ऑफ पीएफ वगैरह करके फॉर अ सैलरीड पर्सन। एडिशनल 20% उनको फिर भी मिनिमम हर महीने सेव करना चाहिए। सोचने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सैलरी आई, मुझे अब अपना भाई मूवीज़ भी देखनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, करके महीने के एंड पे इतना बचा तो मुझे उसको सेव करना है। आप उल्टा सोचिए, जब मेरा सैलरी आती है मैं हर महीने के शुरू में किराया देता हूँ, तो ये 20% ऑफ योर अर्निंग ऑल्सो यू शुड कीप एज अ किराया टू योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर and for your family's future. That is a rent which you should keep aside right on day one. अब आपके पास जो बचा हुआ पैसा है उसमें से खर्चा कीजिए अपना। हमेशा आप कभी भी देखेंगे आपके बजट के अंदर, पर्सनल बजट के अंदर आपके पास 10 to 20% डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं। सो ऑलवेज दोज डिस्क्रिशनरी स्पेंड शुड ऑलवेज कम लेटर। योर नीड्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, योर सेविंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। नहीं तो क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, यू नीड सम इमरजेंसी फंड्स, कहाँ से आएंगे? यू विल अगेन हैव टू गो फॉर अ लोन। आप डेट ट्रैप में फंसते हैं उसमें जाके। एंड ऑफ द डे हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल गए, लेकिन हम बैंकों की गुलामी में फंस जाते हैं। Right. हम उनको कमा कमा के देते हैं। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू बोरो टू जनरेट एन इनकम स्ट्रीम, इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर बोरोइंग टू कंज्यूम, यू शुड नेवर डू दैट। तो आप एक 18, 19, 20 साल के एक बच्चे को क्या एडवाइस दोगे जो अब बस कुछ कदम दूर है अपनी पहली कमाई करने के दूर पे, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या राय देना चाहोगे? देखिए, मेरा बहुत सिंपल है कहना, म्यूचुअल फंड इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्पेंड। यू कैन स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड विद एज लिटिल एज 100 रुपीज़। कितना भी छोटा बच्चा हो उसको पॉकेट मनी तो मिलता ही है आज। पॉकेट मनी में से सिर्फ 100 रुपया महीना बचा शुरू में। एक वो हैबिट फॉर्म करो अपनी, वो हैबिट आपको सर्व करेगी। अच्छा, अभी आप सैलरी नहीं कमा रहे, ठीक है, आपके बाकी और अपने डिज़ायर, सिर्फ 100 रुपया बचाओ महीने का। 100 रुपये क्या है, आपका एक कप कॉफ़ी भी नहीं आता उसके अंदर। तो आप सिर्फ उतना सेव करना शुरू करो। एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, अगर कोई बच्चा 1000 रुपये महीने की सिप लगाता है, 30 ईयर्स तक उसको रन करता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आप देखिए इफेक्ट। 1000 रुपये के हिसाब से 360 महीने में 3,60,000 इन्वेस्ट किया, और उसको 30 ईयर्स के एंड पे उसका वही कॉर्पस ग्रो होके अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख की रेंज में पहुंच जाता है। तो आज के दिन में किसी को अगर करोड़पति बनना है, तो करोड़पति बनने के लिए उसको क्या करना है, सिर्फ 2,500 रुपये की सिप अगर लगा लेगा आदमी, तो 30 साल बाद, विच मीन्स टिल रिटायरमेंट, वो करोड़पति तो होगा ही होगा। फैक्टर इन इन्फ्लेशन, उस समय इस करोड़ की वैल्यू नहीं होगी, तो उसको फैक्टर इन करके आप क्या करें, उसके ऊपर अपना टॉप अप लगाएं सिप के ऊपर जी। तो लेट्स से 10% का टॉप अप लगा लीजिए। आज आप मान लीजिए 2,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप 250 रुपये का टॉप अप लगा लीजिए। आफ्टर 12 मंथ्स 2,500 की जगह 2,500 आपका जाएगा। क्या किसी की इनकम एक साल में इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि 250 रुपये वो अफोर्ड कर सके? जी, बड़ी कंफर्टेबली बढ़ेगी। तो दिस इंक्रीज्ड कॉर्पस, इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर नेट अमाउंट एट रिटायरमेंट एंड विल ऑल्सो वेरी कंफर्टेबली टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, मेरे कई आपसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, HNIs भी हैं, अब यंगस्टर्स भी आते हैं, बिकॉज मैं कई जगह रोड शोज़ करता हूँ। एक क्वेश्चन आता है बार बार, म्यूचुअल फंड और FD। जी, देखिए, इट डिपेंड्स एट द एज साइकिल, आप लाइफ के किस फेज़ पे हैं। अगर आप नया अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, देन इन दैट केस डेट के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं एम्फेसिस रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ योर सेविंग शुड गो इनटू म्यूचुअल फंड। डेट के अंदर आप उतना ही रखिए जितना आपको अपना इमरजेंसी कैश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उतने की ही आप अपनी FD करवा लीजिए। बाकी का अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड के अंदर रखिए। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको टिपिकल ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली आता रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 14% कंपाउंडेड आता रहा है। नाउ दैट इज़ द काइंड ऑफ नंबर विच विल बिल्ड वेल्थ फॉर यू। डेट इज़ अ प्रोटेक्शन डिवाइस, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, अवेलेबल है,
इन्फ्लेशन को जस्ट अबाउट बीट भी नहीं करेगा आज के दिन में, अगर एफडी की बात करें, बिकॉज जो उसका एफडी का रिटर्न है लेस टैक्स लेस करने के बाद आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं होता। अच्छा, आप म्यूचुअल फंड की इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरे अपने पास पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो करते हैं, चलो हम लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं। एक लड़का जो 50-60 हज़ार की अभी एक नई नौकरी लगी है, बिहार से ही आया है, उसको कौन एडवाइस करेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक है एडवाइज़र जिसकी रोजी रोटी यही है, एक है एडवाइज़र जिसकी ये रोजी रोटी नहीं है, अपना वेल लाइफ के अंदर सेटल्ड है। अब उसके अंदर डिफरेंस बहुत आता है। अब जैसे मेरे केस में मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनका who had just started immediately first job after college, मेरे वहाँ से भी स्टार्ट हुए, 1000 रुपये की सिप से स्टार्ट किया, कि 1000 रुपये की सिप से किया, धीरे धीरे उनका कॉर्पस अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कई एडवाइजर्स हैं विच ऑल्सो चार्ज देयर कस्टमर कि जी अगर आपका इतने से कम है तो मैं आपको 2500 रुपये महीना चार्ज करूँगा एज एडवाइजरी फ़ी, विच इज़ सिमिलर टू व्हाट बैंक्स डू। आपका अगर सेविंग में एवरेज बैलेंस इतना नहीं है तो मैं इतना आपको चार्ज करूँगा, विच एक्चुअली एज पर मी इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। मैं अगर किसी की इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा हूँ, मुझे उसमें कमीशन मिल रही है, ठीक है, ऑन अ स्मॉल कॉर्पस कमीशन इज़ वेरी स्मॉल, बट एम आई लुकिंग एट टुडे और एम आई लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखूंगा तो मैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे फोकस करूँ। आज जो 1000 रुपये है, कल को धीरे धीरे वो ग्रो होकर 10,000 पे जाएगा, इतने सालों का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वो भी तो उसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं लॉन्ग रन में उससे अर्न कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगेन काउंटर पॉइंट है कि हो सकता है इनमें से कई कस्टमर्स आपके साथ नहीं रहें, हो सकता है नहीं रहें, बट किसी समय इनमें से बहुतों को ये भी याद रहेगा कि मेरे को उस टाइम पे इन्होंने सर्विस दी जब कोई मेरे से बात भी नहीं करता था। सो आई थिंक दैट इज़ एन एटीट्यूड विच वन हैज़ टू हैव, लॉन्ग टर्म व्यू लें। और एंड ऑफ द डे जैसे कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स एन एक्सपीरियंस पर्सन, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई भी फर्स्ट जॉब नहीं देगा तो वो एक्सपीरियंस होगा कहाँ से। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर हर आदमी बोलेगा कि यार मैं छोटे अमाउंट वाले को दूंगा नहीं सर्विस, तो बड़ा कैसे होगा वो अमाउंट, राइट। तो इवेंचुअली आपका जो क्लाइंट बेस है वो ड्राई डाउन होता जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर एन एटीट्यूड शुड बी, दैट इट डज़ नॉट मैटर बिग और स्मॉल, कस्टमर को डेवलप कीजिए, कस्टमर को एजुकेट कीजिए साथ में। सो मैं ये टेक लेके चल रहा हूँ कि व्हाट यू आर सेइंग, अर्न मंथली, स्पेंड मंथली, इन्वेस्ट मंथली, यस, and find a right advisor who basically can guide you, become a mentor where he can tell you where to invest and when to take it out and why to invest. Very agreed. अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन, SIP की डिस्कशन सारे करते हैं, अब SWP की डिस्कशन भी होने लग गई है जी। आई थिंक कैन यू जस्ट हेल्प मी और एवरीबडी अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है और आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, SWP मेरे कई क्लाइंट्स हैं who have either retired or are reaching a retirement phase or are planning for their retirement. जी। अब वो कहते हैं कि यार एज अ सैलरीड पर्सन आई हैव बीन यूज्ड टू गेटिंग अमाउंट एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को मुझे मेरी सैलरी मिलती है, मेरा खर्चा उस हिसाब से प्लान होता है, आई नीड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। अब SWP इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जी, उसके अंदर आप अपना उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेट करके आप उसको फिक्स कर दीजिए कि जी हर महीने की पहली या 2 तारीख को, एज्यूमिंग इट इज़ अ बैंक वर्किंग डे, तो मुझे फर्स्ट बैंक वर्किंग डे पे मेरे को हर महीने एक्स अमाउंट मिल जाया करेगा। तो आपके म्यूचुअल फंड में जो आपका कॉर्पस ग्रो हो रहा है, लेट अस से मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख के ऊपर लेट से 12% के हिसाब से मेरा 1,12,000 रुपया हो गया इकट्ठा। अब अगर मैं उसमें मंथली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा लेता हूँ और मैं उसके अंदर लगा लेता हूँ यार 700 रुपये 800 रुपया महीने का विड्रॉल मैं लगाता हूँ, मैं पूरा 12,000 ना विड्रॉ करके कुछ कम विड्रॉ करूँ। उसका रीज़न है कि आगे इन्फ्लेशन के साथ इस साल अगर मुझे एक्स अमाउंट चाहिए तो अगले साल मुझे 5% एक्स्ट्रा ऑन एक्स भी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो मेरे को आज का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कल को ज़्यादा पैसा चाहिए। वो पैसा किधर से आएगा? आपका जो एडिशनल कॉर्पस है जो आपके पास सेव होगा, एडिशनल कॉर्पस बिल्ड करेंगे। अगर पूरा अपना रिटर्न निकाल लिया तो आपका कॉर्पस कांस्टेंट रहा, राइट। आपको कॉर्पस को ग्रो करना है। सो दैट इज़ हाउ अ प्लानिंग इज़ डन विद कस्टमर्स। तो मैं नॉर्मली व्हेन आई सिट विद माई कस्टमर्स आई वर्क एन एक्सेल शीट आउट विद देम, उसके अंदर सिनारियो प्लानिंग करते हैं
कि आपका घर का कितना मंथली खर्चा है, क्या हम इन्फ्लेशन मानते हैं, कितना नहीं मानते। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए या रिटर्न कम हो जाए तो मेरा जो पैसा है वो किस एज तक मुझे सस्टेन करेगा। बिकॉज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर मान लीजिए रिटर्न उतना नहीं आया जितना मैंने सोचा जी, लेकिन मैं विड्रॉ तो फिक्स्ड अमाउंट कर रहा हूँ, तो देन इन दैट केस मेरा कॉर्पस डिप्लीट हो सकता है। राइट। सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सिनारियोज जहाँ रिटर्न थोड़ा कम हो या इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा हो। वेरी गुड। तो सर आपके ड्राइवर का 35 लाख रुपीस का नेटवर्थ जी आपने, मतलब आप उसी को करोड़पति बना दोगे? जी मतलब टेक्निकली देखा जाए तो मतलब यू आर बीइंग ड्रिवन बाय अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी रिच गाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपकी विजन ये है कि 2000 करोड़पति बनाने हैं आपको अपने लाइफ टाइम में। अपनी लाइफ टाइम में। जी पहला ड्राइवर आपका शुरू हो रहा है, वो जर्नी आ रही है। जी। क्या नाम है आपके ड्राइवर का साहब? अमित अच्छा, कुमार झा। तो मैं अमित कटियाल हूँ, तब मेरे पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। तो मेरे कुछ करोड़ हैं, थोड़े और बढ़वा दीजिए। जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, मैं जब सीए बना, आई बिकेम अ चार्टर्ड व्हेन आई वाज 21, और मैंने सोचा कि ये माँ बाप, फादर बैंक में थे, मदर भी बैंक में थी, तो ऐसे कि चलो अच्छा है, अब 3 कमाऊ लोग हो जाएंगे। उस टाइम पे मतलब 2000, ये मैं 1999 2000 की बात कर रहा हूँ, मेरे फादर और मदर दोनों ने मेरे सीए के 1 साल बनने के अंदर उन्होंने नौकरियाँ छोड़ दी। जी उस वक्त ये कल्चर था कि बेटे के साथ रहेंगे और बेटा सब कुछ मैनेज करेगा। आई एम वेरी प्राउड, मैं आज भी वो करता आ रहा हूँ। वो आज नहीं है तब भी उनकी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट ये जो नया भारत आया है, ये अब न्यूक्लियर फैमिलीज को ज़्यादा देख रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रमोट कर रहा है, बट देख रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, मुझे लगता है कि अब जो ओल्ड एज में जो पेरेंट्स हैं उनको पैसे को और ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है, बिकॉज हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ रही है। और दूसरा, आज वो कल्चर नहीं है कि बेटा और बहू या उनके बच्चे बेसिकली वो सब कुछ करेंगे जो उनकी ओल्ड एज में उनको ज़रूरत है। तो आप अपने क्लाइंट्स को ये भी मैनेज कराते हैं या काउंसलिंग करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आई। यू वेरी राइटली टच्ड अपॉन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ओल्ड एज में जाके सबसे ज़्यादा खर्चा उसी पे होना है। जी गाड़ी पुरानी हो गई है तो गाड़ी ओवरहॉलिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मांगेगी। जी। तो इसीलिए हैविंग द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी जी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका खुद के लाइफ टाइम में बेनिफिट नहीं होता, जी। वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को होगा बेनिफिट। लेकिन आपका मेडिकल एक्सपेंसेस तो आपके सामने हैं। कभी किसी के सामने वो टाइम नहीं आना चाहिए जब वो खुद का या अपने फैमिली मेम्बर का खर्चा ना अफोर्ड कर सके। किसी भी आदमी के लिए वो सबसे ख़राब दिन होगा जिस दिन वो किसी फैमिली मेम्बर को बोले कि तेरा इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। जी। वो किसी के लिए नहीं आना चाहिए। तो देयर हैव बीन स्कीम्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड, आयुष्मान भारत वगैरह लॉन्च किए गए हैं। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर के अंदर देयर आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच नो वन सेल्स इज़ अ सुपर टॉपअप। हेल्थ केयर के अंदर वो कोई क्यों नहीं बेचता? क्योंकि सुपर टॉपअप का प्रीमियम बहुत कम होता है, उसके अंदर एडवाइज़र को कमीशन कम मिलती है। तो वो अपने लालच में आदमी वो नहीं बेचता प्रोडक्ट। वो कहता है यार मेरा तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा क्लाइंट को मिलने का, मैं ये प्रोडक्ट क्यों बेचूं? वो बेचता है पॉलिसी। वो कहता है यार 10 लाख है, इसको 20 लाख की पॉलिसी कर लो, 25 लाख की कर लो, उसकी कमीशन बढ़ती है उसके अंदर। अच्छा। जो सुपर टॉपअप होता है, फॉर एग्जांपल अगेन सिंस आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनीज, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट 90 लाख का सुपर टॉपअप विद 10 लाख डिडक्टिबल, वो आज के दिन में फॉर अ यंगस्टर हु इज लेट्स से बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, उसका रफली 1000 रुपीज़ पर एनम के अंदर उसका कवरेज आ जाता है। अगर किसी को 90 लाख का कवर मिल रहा है 1000 रुपये पर एनम के अंदर, तो ये रोज़ के 1 कप चाय से भी कम हो गया, रोज़ का 3 रुपये भी नहीं खर्चा पड़ा उसको। तो ये वाले प्रोडक्ट देखिए, खरीदने के 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पॉलिसी लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। कल को आपको सर्विस भी तो चाहिए। ऑनलाइन के अंदर सर्विसिंग बिकम्स अ बिग पार्ट, बिकॉज व्हेन यू कॉल अप यू आर डीलिंग विद एन एज ऑफ बॉट्स एंड विद एन एज ऑफ एजेंट्स। वहाँ पे आपको सर्विसिंग नहीं मिल पाती। आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, यू नीड गाइडेंस, यू नीड एडवाइस कि अब कैसे करना है, हाउ टू नेविगेट, वो आपको नहीं बता पाता। सो यू हैव टू फाइंड द राइट एडवाइज़र हु इज़ एबल टू गिव यू दोज प्रोडक्ट्स। ये वाला प्रोडक्ट मैंने बहुत प्रमोट किया, एंड दिस हैज़ रियली बिन टेकन अप बाय अ लॉट ऑफ पीपल। जो पहले 10 लाख की पॉलिसी आप लेते हैं,
वो आपके 20-25 हज़ार रुपया प्रीमियम लगता है उसके अंदर फॉर अ फैमिली ऑफ लेट्स से 4 पीपल। जी। लेकिन अगर आप सुपर टॉप अप लेते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एजड एल्डेस्ट पर्सन एट अबाउट से 45-50 ईयर्स ऑफ एज, उसका 4-5 हज़ार रुपया साल का प्रीमियम आता है। गॉट इट। तो 1 करोड़ का अगर टोटल कवर हो गया तो कम से कम वो नहीं आएगा टाइम कि आप इलाज ना करा सकें। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देर आर बेसिकली टर्म पॉलिसीज वन शुड गो फॉर। एक आपके आते हैं विद रिटर्न्स वाली पॉलिसी, उसमें नहीं जाना चाहिए वो रिटर्न कहाँ से दे रहा है, वो पैसा तो आपको मिल रहा है आप ही के अपने इन्वेस्टमेंट से। तो लेट अस से अगर आपका टर्म पॉलिसी का प्रीमियम हाइपोथेटिकली लेट से 10,000 रुपये बनना था, अब यहाँ 10 की जगह आपसे 20,000 रुपये या 25-30 हज़ार रुपये लिया जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है वो पैसा आपका जाके इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है एंड दैट रिटर्न इज़ वेरी लो। वो रिटर्न आपको 6% के करीब ही मिलता है, 5.5-6%, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ बेटर आप टर्म पॉलिसी लीजिए और बैलेंस अमाउंट जो आपने अदरवाइज उधर देना था उसी को आप म्यूचुअल फंड में डालिए, आपका वहाँ 12-14% रिटर्न आएगा। तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। और इसके अंदर भी अब लोग कई बारी 85 ईयर्स की एज तक की पॉलिसी ले लेते हैं। अब 85 का लॉजिक मेरे को नहीं जमता है, या तो आप लीजिए 70 ईयर्स तक की, क्योंकि तब तक आपकी लायबिलिटीज सब खत्म होगी, बच्चे सेटल हो गए, आपकी सब लायबिलिटीज खत्म होगी। उसके बाद में अगर आपकी पॉलिसीज के आगे कंटिन्यू करती है, इट इज़ ओनली टू मेक योर फैमिली रिचर, इट इज़ नॉट टू टेक केयर ऑफ योर लायबिलिटीज़। या अगर आपको फिर फैमिली को रिच बनाना ही है, क्योंकि 85 आज के दिन में कॉमन हो गया है, मतलब आपको बहुत लोग मिल जाते हैं 85 प्लस वाले, तो देन इन दैट केस गो फॉर होल लाइफ पॉलिसी। जी, होल लाइफ गोज टिल 99। सेंचुरी विराट कोहली मारता है या रोहित शर्मा मारता है, लेकिन आम आदमी नहीं मारता सेंचुरी लाइफ के अंदर जी। तो इसका मतलब है आपके बच्चे या उनकी नेक्स्ट जनरेशन, किसी ना किसी को तो फैमिली में पूरा पैसा मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो बहुत बुरी किस्मत है आपकी, लेकिन अदरवाइज किसी ना किसी को मिलेगा। गो फॉर अ होल लाइफ पॉलिसी। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन एटलीस्ट किसी को पैसा मिलेगा जरूर। एक्सीलेंट। नवीन जी, एक क्वेश्चन, आप लोगों को एडवाइस करते हैं, आपकी कंपनी एडवाइस करती है पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, उनके फंड्स को मैनेज करती हैं। एक टॉपिक जो मुझे लगता है इंडिया में, भारत में अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगा टैबू है, बट एक कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स के साथ विल की बात करना। बहुत मुश्किल है एक एजेड कपल को अपने सामने बिठा के ये पूछना कि आपके बाद ये घर, ये गाड़ी, ये जायदाद किसके पास जाएगी। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि पेरेंट्स अपने रहते हुए वो लिख के नहीं जाते कि उनके बाद क्या होगा, और उसके बाद बच्चों के या उनके लोगों के अंदर रिलेशनशिप में खटास आ जाती है। बिल्कुल, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, आप इस बारे में क्या कहते हो, और आपकी कंपनी इस सेक्टर में क्या कर रही है? देखिए, इसके अंदर जो आपका एस्टेट प्लानिंग या विल होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके अंदर क्या होता है, अगर आप किसी के बच्चे से बात करेंगे कि भाई तेरे पेरेंट्स ने विल करवाई है या नहीं करवाई, वो आदमी को बुरा लगेगा कि यार तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो। लेकिन अगर आप खुद उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, दे विल नो कि यार एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी पीरियड जी। तो इसीलिए उसको प्लान तो कर लेना चाहिए, और दे विल बी वेरी विलिंग एंड ओपन टू डू दैट। लेकिन ज़्यादातर लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं, अरे अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ, कर लूँगा। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेडली सडनली हो जाता है। हमें कोविड ने दिखाया, एक्सीडेंट्स हमें दिखाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एल्डरली एज तक जाके ही वेट करनी है बिफोर मेकिंग अ विल। दिस शुड बी डन मच सूनर, कि भाई पहले से ही बनाना शुरू करो अपना विल, क्योंकि लाइफ में अनसर्टनिटीज़ हैं, देर आर थिंग्स विच वी कैन नॉट फोरसी। तो वो विल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंपनीज़ के अंदर विल बनाने में भी हेल्प करती है कस्टमर्स की। तो उनके साथ प्लानिंग करते हैं बैठ के, उनका समझते हैं कि उनका क्या डिज़ायर है, क्या उनके एसेट्स है। देखिए, जिसकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उसका तो हमें पता ही है कि उनके पास क्या एसेट्स हैं। उन एसेट्स के हिसाब से अब आगे कितने लोगों में वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, वो हम उनको गाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली आप विल बना लीजिए। अपना विल को अपना रजिस्टर कीजिए,
और वो रखिए ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो आगे जाके, जी। आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके डिसेंडेंट्स को, इनको आगे दिक्कत ना हो, मनमुटाव ना बने। जो भी आपने डिवाइड करना है, जिस रेशो में डिवाइड करना है, आप उस पर सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ताकि कल को परिवार बना रहे। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नोबल थॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अपने आसपास के बुज़ुर्गों को देखता हूँ तो ये टॉपिक अभी भी हम लोग बहुत आराम से डिस्कस नहीं कर पाते। जी। क्यों नहीं कर पाते और कब कर पाएंगे, आई थिंक ये वक्त बताएगा, बट आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। जी। अच्छा, आपने विल की बात कर ली, बट एक नया कॉन्सेप्ट हमारी उम्र के लोगों में आ गया है, ये बर्न आउट हो जाता है। तो ये जो रिटायरमेंट एज पहले 62 साल थी, 60 साल थी, फिर 58 हो गई, आज मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि वो 45 से 50 में भी रिटायर होने की बात कर रहे हैं। आजकल तो 35 में भी रिटायर होने की बात करते हैं। अब ये मैंने नहीं सुना था एक्चुअली, बट हो रहे हैं मेरे आसपास के लोग। देयर आर मेनी पीपल हु आर पुलिंग द प्लग सेइंग आई एम डन विद इट, आई हैव अर्न टू मच। एंड ये जो नया कॉन्सेप्ट आया, माई मनी माई लाइफ, बच्चे अपना कमाएं अपना खाएं, तो इनके इन्वेस्टमेंट्स, इनका SWP SIP, उनको कैसे मैनेज करते हो आप? देखिए, आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल इन दिस मैनर। जी। सो आई से कि ठीक है, माई मनी माई लाइफ, ऑल दैट इज़ फाइन, बट आपने 45 पे रिटायरमेंट ले लिया, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? आप 24 घंटे में से आप बाकी का टाइम कुछ तो काम करेंगे। जी। अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तो आप अपने आप को नकारा कर लेते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर ओन फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज दे स्टॉप वर्किंग एज एफिशिएंटली। जब आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं, दैट इज़ वेयर यू आर ऑलवेज एक्टिव। आपकी बॉडी, आपका अपना लाइफ बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन। तो अपने आप को किसी न किसी चीज़ में तो बिजी रखना है। जी। आप किस चीज़ में बिजी रखेंगे? आप कितना ट्रैवल कर लेंगे? साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, कितना ट्रैवल कर लेंगे? बाकी के टाइम में आपने हॉबीज़ परस्यू करनी है, हॉबी कितना परस्यू कर लेंगे? आपको गोल्फ खेलना है, आप हर रोज़ गोल्फ खेलेंगे, बाकी का टाइम क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो अपना साथ में होना चाहिए। ओके, यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम द प्रेशर ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्स। थिंक ऑफ समथिंग विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू कैन वर्क एट योर ओन पेस, यू कैन वर्क एट योर ओन टाइम। तो आप अपने हिसाब से जितना आप लोड लेना चाहें उतना लोड लीजिए। आपने अपना लोड बैलेंस करना है, अपना फैमिली लाइफ बैलेंस करना है, आप उसको बैलेंस कीजिए। नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। यू वांट टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस, विच इज़ फाइन, बट रिटायरमेंट के बारे में मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करूँगा में सोना आ जाता है, बट कितना ही सो लेंगे आप? अरे, रिटायरमेंट की बात आई तो मैंने देखा है अपने आसपास कि रिटायरमेंट में आदमी रिटायर होता है, औरतें तो कभी रिटायर नहीं होती। बिल्कुल। तो आदमी के रिटायर होने पे 2 लोग बहुत परेशान होते हैं, एक उनकी वाइफ, एक वहाँ की जो काम करने वाली बाइयाँ या मेड। बिल्कुल। क्योंकि सडनली जो सज्जन है वो जब सुबह उठते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं, अखबार पढ़ ली, तो उनके पास उनकी आंखें ना अब ज़्यादा गंदगी देख पाती है घर के अंदर। और ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे लगता है कि इंडिया में अब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या। देखिए, उस समय उन सज्जन को ज़्यादा चीज़ें भी क्यों दिखने लगती हैं जी। उसका भी एक सोचिए। उस समय आदमी की इनकम ड्राई अप हो जाती है जी। लेकिन खर्चे बढ़ रहे होते हैं विद इन्फ्लेशन। तो उस समय हर चीज़ चुभने लगती है, तो हर चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करने लगता है। तो विच इज़ वाई अगर आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से कर रखी है, अगर आपने अपना कैश फ्लो प्लान कर रखा है कि यार रिटायरमेंट के बाद भी मेरा ये कैश फ्लो आता रहेगा टू टेक केयर ऑफ माई नीड्स, तो शायद आपको उस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आदमी का फोकस इनकम बढ़ाने पे होना चाहिए, खर्चा घटाने से ज़्यादा। राइट। आप इनकम बढ़ाएंगे तो खर्चा इज़ ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। खर्चा इज़ अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। जी। तो आपकी एनर्जी किस पे ज़्यादा चैनलाइज होनी चाहिए? विद यू। अच्छा, हमने अब रिटायरमेंट की बात करी, हम उन लोगों की बात कर चुके हैं जो उस लेवल पे हैं जिनको विल्स बनानी है। अब मैं थोड़ी कॉन्वर्सेशन ना बचपने पे ले आता हूँ। एक बिजनेस के अंदर स्टार्टअप। जी। आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के मेंटोर बात करते हैं, आप रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे एज ए पूछूंगा, एज अ फाइनेंस वाला, जब आप स्टार्टअप्स को मेंटरिंग देते हैं, उनसे बात करते हैं, आप डेट और इक्विटी में उनको बैलेंस कैसे मेंटेन कराते हैं, और आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? देखिए, डेट और इक्विटी दोनों अलग अलग फेजेस ऑफ बिजनेस में इफ़ेक्टिव रहते हैं। उसके अंदर आपको मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। डेट फॉर एग्जांपल कैन बी अ डबल एज सोर्ड। जिस समय बिजनेस अच्छा जा रहा है, आपको वो
मल्टीपली आपको ग्रो करवाता है कंपनी को। लेकिन जिस समय बिजनेस डाउन है उस समय वो आपको किल कर देता है डेट, उस समय सर्वाइव नहीं कर पाती कंपनी। तो इसीलिए सबसे पहले वन शुड स्टार्ट विद इक्विटी। इक्विटी के साथ में आपको पहले अपने कैश फ्लो पे फोकस रखना है। इज़ योर कैश फ्लो इनफ टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, योर डेट सर्विसिंग एंड स्टिल हैव अ कुशन फॉर बिजनेस डिप्स। अगर आपका वो है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज आपकी हो जाती हैं डेट इक्विटी रेशियो से ज़्यादा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अगर आपकी DSCR ठीक है तो आपको पता है कि यार मेरे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी मार्जिन है अगर बिजनेस में थोड़ा डिप भी आता है। तो उसके हिसाब से आपको इसको मैनेज करके अपना ग्रो करना होता है अपने डेट को। तो पहले इक्विटी से स्टार्ट कीजिए, कैश फ्लो ग्रो कीजिए, कैश फ्लो को उस स्टेज पे लाइए जहाँ पे कि आप डेट लेना अफोर्ड कर सकें। अगर मान लीजिए मेरा इक्विटी आज 5 करोड़ भी हो गया लेकिन मेरा अगर कैश फ्लो ही नहीं है तो अकेला डेट इक्विटी रेशियो देख के तो मैं बिजनेस को किल कर दूंगा। राइट। तो दैट इज़ नॉट द यार्ड स्टिक टू लुक एट इट। कैश फ्लो इज़ द किंग। आपको कैश पे फोकस रखना अपना। ओके। अब आपने एक्चुअली कैश की बात करी तो मेरे पास कैश का एक अलग क्वेश्चन है जो मेरा पर्सनल भी है। पिछले 10 से 15 साल 20 साल ले लेते हैं, हमने कंपनीज को सेलिब्रेट करते देखा है कि उनकी फंडिंग आ गई। तो वी क्रिएटेड रॉक स्टार्स, वी सेलिब्रेटेड पीपल और स्टार्टअप्स हु बेसिकली रेज्ड फंड। अब रेजिंग फंड इज अ अचीवमेंट, रेवेन्यू इज एन अचीवमेंट और कैश या गल्ला इज एन अचीवमेंट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फंडिंग रेज करना उसमें एफर्ट बहुत जाता है, प्रोमोटर का भी जाता है या CEO का जाता है, लीडरशिप टीम का जाता है, CFO का जाता है, एफर्ट बहुत लगता है। इट इज़ अ मोमेंट टू चेरिश बट मे बी नॉट टू स्प्लर्ज। जिसने आपको पैसा दिया है उसने आपको उड़ाने के लिए पैसा नहीं दिया, उसने आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा दिया है। आप उसको ग्रोथ के ऊपर लगाइए पैसा, ग्रोथ में से जो रिटर्न आए उसमें से आपको सेलिब्रेट करना हो तब कीजिए, लेकिन वो सेलिब्रेट करने का नहीं टाइम है। आप सेलिब्रेट करें ठीक है, बट नॉट लाइक थ्रोइंग अ बिग पार्टी और बिग लेविश सबको उठा के यूरोप ले गए, यू नो, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ। या फिर लेविश ऑफिस ले लिए। हाँ, लेविश ऑफिस। मेरे काफी लोग हैं जो पैसा लाते ही सबसे पहला काम करते हैं बढ़िया गाड़ियां और बहुत बढ़िया ऑफिस। जी, तो वो सिर्फ कैश बर्न कर रहे हैं कंपनी का। कैश बर्न करके आप फ्यूचर को रिस्क पे डाल रहे हैं। दैट शुड नेवर बी डन। अपना पैसा है, पैसे को आप अपने पास संभालिए, पैसे को ग्रोइंग एसेट्स, ग्रोइंग बिजनेसेस के अंदर लगाइए, फिर उसके बाद में बिजनेस को ग्रो करने दीजिए। आपने आज बीज लगाया, बीज के अंदर से जरा सा पौधा दिखना शुरू हुआ, उसकी एक पत्ती बाहर निकली, तो आप उसी समय थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे। उसको पेड़ बढ़ने दीजिए, फल देने दीजिए, तब सेलिब्रेट कीजिए, तब सारी ज़िंदगी आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसका मतलब हम भी ये एग्री कर रहे हैं कि जो ये ट्रेंड था कि लोग सेलिब्रेट करते थे कि कितना फंड रेज हो गया, ये एक पड़ाव है। हाँ जी, मतलब ये डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। डेस्टिनेशन धंधे को बढ़ाने की है। गल्ले के अंदर पैसा, जो गल्ले की जो शोर होता है ना पैसे की खनखनाट का, आई थिंक दैट इज द थिंग पीपल शुड बी लुकिंग अप टू। करेक्ट, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अब देखिए आज के दिन में लोग क्या करते हैं, लोन ले लिया फॉर कंजम्पशन या क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर लिया, तो लोन लेके ओवरसीज वेकेशन पे जा रहे हैं। जी, दैट शुड नॉट बी डन। इंस्टेड ऑफ दैट आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करके जो उसमें से रिटर्न्स आने लगे उसके साथ आप ओवरसीज जाइए। जी, सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज टू कंपनीज। कंपनीज के अंदर भी आप इन्वेस्ट कीजिए। आपका यू हैव टू फर्स्ट इंश्योर सर्वाइवल, यू हैव टू इंश्योर ग्रोथ। एक बारी वो आ जाता है, उसके बाद देखिए जब आप बिजनेस आपका ठीक चलने लगेगा, इवन इफ इट इज़ अ यूनिक आइडिया, पीपल आर वेरी क्विक टू कैच ऑन टू इट। जी, if you burn your money and someone else with a deeper pocket starts the same business, even if you were the first mover, you would still not have an advantage. You will need to sell out at some point. So instead of that, अपना first mover advantage retain कीजिए उसके अंदर। ओके। आप इंडिया और यूएस में काफ़ी काम करते हैं। वी हैव सीन योर क्लाइंट लिस्ट, बट विद दीज चेंजेस ऑफ द इंडिया यूएस रिलेशनशिप, where do you think that where are we heading, especially from the capital market and the funds available for the Indian startups or Indian entrepreneurs? देखिए, India is on an irreversible growth journey. These are all small road bumps which are bound to be there. तो ये आते रहेंगे। देखिए, जेलसी हर जगह आती है। जब आप ग्रो करते हैं तो दूसरी इकोनॉमीज आपसे जेलस भी फील करती हैं। चाइना इतना ग्रो किया,
पहले चाइना को सबने सपोर्ट किया बिकॉज एवरीवन दे वर डिपेंडेंट ऑन चाइना. अब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब लगने लगा कि यार चाइना तो हमसे भी आगे निकल जाएगा, उस समय चाइना को नीचे खींचो. तो ये तो हर जगह रहता ही है. अब आज के दिन में इंडिया वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे हैव टू डिसाइड वॉट इज़ बेस्ट फॉर देम. इफ वी लेट समवन एल्स डिसाइड वॉट इज़ बेस्ट फॉर अस, इट डजंट वर्क. अब ठीक है, सामने वाले ने भी अपनी तरफ से प्रेशर डालने की ट्राई करनी है, वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी आज के दिन में काफ़ी रिजिलियंट हो गई है. हमारे ऊपर उतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. ठीक है, इम्पैक्ट आता है, देर आर सर्टन सेक्टर्स विच विल बी इम्पैक्टेड, लेकिन एट द सेम टाइम देर आर ऑल्सो अदर एवेन्यूज दैट ओपन अप. जब एडवर्सिटी आती है, दैट इज़ व्हेन योर क्रिएटिव जूसेस आर वर्किंग बेस्ट. आदमी हमेशा अपने सर्वाइवल का कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेता है. अगर मेरे लिए यूएस में एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए, मेरा वहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, तो मुझे सर्वाइव करना है. मैं अपने आप, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं ना कहीं और ज़रिया निकाल लूँगा उसका. जी. बिजनेस के अंदर अगर मुझे अपने कॉस्ट के ऊपर और वर्क करना पड़ेगा, मैं और कॉस्ट के ऊपर अपना वर्क करके देखूँगा. सो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. और ये भी जो स्टैंड ऑफ है आज के दिन में, जो प्रेशर चल रहा है, ये भी हमेशा नहीं चलने वाला, और 3-6 महीने की बात है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, इसका नुकसान तो यूएस को भी हो रहा है. इट इज़ नॉट ओनली इंडिया विच इज़ हर्टिंग, इट इज़ यूएस ऑल्सो विच विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट. आज के दिन में लेट से अगर H1B वीज़ा टाइट किया या उन्होंने कुछ भी किया, उसका इम्पैक्ट यूएस पे भी तो आएगा. आज के दिन में बिगेस्ट एम्प्लॉयबल वर्क फोर्स तो इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है. आज के दिन में सबसे ज़्यादा ट्रेंड इंजीनियर्स तो इंडिया से जा रहे हैं जी. अगर वो इम्पैक्ट होंगे तो कल को उनका भी तो जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ है उस पर भी तो इम्पैक्ट आएगा. तो आपके हिसाब से फंड जो इन्फ्यूजन होता था या जो एक्सचेंज होता था इंडिया यूएस में, दिस विल कंटिन्यू और दिस आल्सो विल गेट इम्पैक्टेड अ बिट? देखिए, जो फ़र्क आएगा वो जो आज के दिन में लेट से FII है, FII ने अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मेरे को किस कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है. जिसका भी पैसा आना है, पैसा सिर्फ अपने आगे के लिए ग्रोथ देखता है. वो ये नहीं देखता कि जी वो इंडिया है तो मैं इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना. आज के दिन में अगर उनको अभी भी कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, अगर आज के दिन में इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है, आपका टॉप लाइन का, बॉटम लाइन का, हर चीज़ का, तो डेफिनेटली वहाँ से फंड एलोकेशन तो इंडिया में आएगा ही आएगा. तो आपके NRI क्लाइंट्स अभी भी इंडिया में वो बुलिश मानते हैं, नहीं मानते? यस, दे आर वेरी बुलिश एंड दे आर वेरी बॉयंट, बिकॉज आज के दिन में भी आप इंडिया का ग्रोथ रेट देखिए, इट इज़ अमंग्स द हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स ग्लोबली. ओके, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर सर आजकल IPOs का डिस्कशन हर जगह है, और एक नई चीज़ जो आई है SME IPO जी, विद वेरी रिस्ट्रिक्टेड यूसेज ऑफ माई वर्ड्स. बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं SME IPO को लेके. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, इसके अंदर इट इज़ लाइक लुकिंग फॉर डायमंड्स इन अ पाइल ऑफ सैंड. तो आपको इसके अंदर से खोज के निकालने पड़ते हैं. नॉट ऑल आर बैड, नॉट ऑल आर गुड, बट इसमें से अच्छे वाले आपको लिमिटेड मिलते हैं. जो अच्छे वाले होते हैं उसके अंदर भी आज के दिन में वैल्यूएशंस इतनी स्ट्रेच हो जाती हैं कि वो अच्छा भी खराब दिखने लग जाता है उसके अंदर. सो दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो इन्वेस्टर्स है, दे शुड बी एबल टू रीड द प्रोस्पेक्टस, उसको थरोली रीड करें, एक एक वर्ड. सिर्फ ये नहीं जाए कि उसका ब्रांड नेम अच्छा है तो इसलिए मुझे इन्वेस्ट करना है. देर आर लार्ज ब्रांड्स विच वेंट पब्लिक who did not have adequate revenue or bottom line. जी. अब कंटिन्यूसली लॉसेस इंकर कर रहे हैं, ह्यूज लॉसेस, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं एट अ प्रीमियम. नाउ दैट डिफाइज लॉजिक. तो वो एंड ऑफ द डे तो फिर वो पासिंग द पार्सल वाली चीज़ होगी कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन, टोपी घूम रही है, जहाँ पे टोपी रुकी उसने लूज़ किया पैसा. तो सेम चीज़ आपकी आज SMEs IPOs ले लें, IPOs ले लें, उसके अंदर भी आपको ये देखना है कि जो वैल्यूएशन है, इज़ दैट अ फेयर वैल्यूएशन? क्या मैं सिर्फ ब्रांड का हाइप देख के मैं खरीद रहा हूँ, या जस्ट बिकॉज माई ब्रोकर इज एग्रेसिवली प्रमोटिंग दैट एम आई डूइंग इट? ब्रोकर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है. हो सकता है आपका जो ब्रोकर है उसने या उसके किसी एसोसिएट ने अंडरराइट कर रखा हो उसको जी. अंडरराइट किया तो उसको ऑफलोड करना अपना माल, तो बोलेगा जी खरीदो खरीदो. तो दैट इज़ वाई इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टर एजुकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग नंबर से डरते हैं, उसको खोलते नहीं है कि बम फट जाएगा.
अरे यार नंबर्स में कौन सा बम फटना है, उसको अपना पढ़ो समझो। कई आईपीओज में होता है टू गिव एग्जिट टू इन्वेस्टर्स। जी, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट टू गिव एग्जिट टू समवन एल्स? या एग्जिट अगर सामने वाला ले रहा है तो इसका मतलब उसको दिख रहा है कि इसके अंदर ग्रोथ कम हो रही है, नहीं तो वो क्यों एग्जिट लेगा अगर उसको उसके अंदर हाई ग्रोथ दिख रही हो। तो अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बोल रहा है जी मुझे बाहर निकालो इसमें से, और मैं बोलूँ अच्छा कोई बात नहीं कुएं में से तुझे निकालता हूँ, तेरी जगह मैं कूद जाता हूँ, जी, तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। विद यू। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जीएसटी में रिफॉर्म किया, स्पेशली आपके सेगमेंट में जी जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा प्रीमियम्स पे। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा, और बेसिकली आपके जो क्लाइंट्स थे जिनको आप सर्विस करते हैं उनका इस बारे में क्या टेक है? देखिए जब ये गवर्नमेंट ने ये दिया बेनिफिट, साथ में उन्होंने क्या किया जो कमीशंस थी उसके ऊपर जीएसटी का बेनिफिट डिसअलाउ कर दिया। सो एज अ रिजल्ट इंश्योरेंस कंपनीज ने एडवाइज़र्स की कमीशन कट करनी शुरू कर दी। अब जब वो कट की तो एडवाइज़र्स की तरफ से बैकलैश आने लगा कि भाई हमारी कमीशन पे क्यों कट होना चाहिए जी, हमारी इनकम अगर आप कट कर देंगे तो हम किधर जाएंगे। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कोई भी एक्सपेंस अगर एक बार ही कॉस्ट ऊपर जाती है वो नीचे आती नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज ने तब डाउन किया, उसके बाद में प्रीमियम जैकअप कर दिए। जी, तो जितना जीएसटी गवर्नमेंट को जाता था वो गवर्नमेंट को ना जाके इनके प्रीमियम हाइक होके इंश्योरेंस कंपनी को जाने लग गया। बिकॉज द थॉट प्रोसेस इज कि भाई कस्टमर को तो लेट से 10,000 रुपया प्रीमियम था, जी। उसको तो 10,000 देने की आदत पड़ी हुई थी। बिल्कुल। अब उस पर जीएसटी हट गया तो आज वो कम पैसा दे रहा है, तो आदतें क्यों ख़राब करनी है। थोड़े ही टाइम में 2 महीने के अंदर अंदर प्रीमियम बढ़ा दिए, कस्टमर इज़ बैक टू पेइंग द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है पैसा। नो कमेंट सर, आई थिंक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, बट अगेन गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है, आई थिंक लेट्स अप्रिशिएट इट। अब हम उस अच्छे काम को कैसे अपने कस्टमर्स पर लेके जा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जी ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सॉरी हम वो बात कर रहे हैं, बट जब आपका नाम लिया जाता है तो एक अनफॉर्चुनेट बॉम्ब ब्लास्ट का नाम भी लिया जाता है। जी, वो एक्चुअली पुराना किस्सा है, आई थिंक लेट 1990 या अर्ली 91 का होगा। तो आई कम फ्रॉम बठिंडा पंजाब, तो वहाँ पे मतलब हमारे टाइम पे कोई भी टेस्टिंग सेंटर नहीं होता था। तो कोई भी अगर एंट्रेंस टेस्ट देना इंजीनियरिंग का या एमबीए का, तो हम लोगों को या चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। जी, तो चंडीगढ़ क्योंकि उस समय हालात ठीक नहीं थे पंजाब के। ये तो कौन से साल की बात कर रहे हो? ये हम बात कर रहे हैं 1990 और 1991 के अंदर। तो 84 के बाद की बात हो रही है। तो 84 के बाद भी टेररिज्म था वहाँ पे। उस वक्त लगता था कि ख़त्म हो रहा है। टेररिज्म तब अभी ख़त्म नहीं होना शुरू हुआ था, वो बाद में मिस्टर केपीएस गिल के टाइम पे ख़त्म हुआ है। ओके, लेकिन उस समय फिर भी टेररिज्म था। तो हम लोगों को फिर भी मतलब डर लगता था वहाँ जाने में चंडीगढ़। तो हम लोग ज़्यादा इधर दिल्ली साइड पे आते थे। तो मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स, हम लोग तीनों ही उस साल तैयारी कर रहे थे एंट्रेंस का। मैं और मेरी जो नेक्स्ट सिस्टर है, हम एमबीए की तैयारी कर रहे थे दोनों, उसके एंट्रेंस चल रहे थे, छोटी वाले के इंजीनियरिंग के। तो हम लोग तीनों के तीनों दिल्ली आए हुए थे। यहाँ पे पालिका बाज़ार में ये रेस्टोरेंट होता था कावेरी। तो कावेरी रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग साउथ इंडियन खाने गए। पंजाब में हमारे पास नहीं थी इतनी साउथ इंडियन वगैरह का, तो हमें अच्छा लगता था, डिफरेंट था जी। खाना खा के हम लोग बाहर निकले हैं। वी हैड हार्डली वॉक 10 मीटर्स, अभी उसके लॉन में ही थे, इतने में ही पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके अंदर। सो भागे हम वहाँ से। तो वी हैव सीन दैट फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। अच्छा, आपके बारे में बात करें और योर नेस्ट, आपका तो फेवरेट मतलब आपका काफ़ी लगाव है योर नेस्ट एज अ कंपनी को लेके, आपके काफ़ी दोस्त हैं। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड आपका एसोसिएशन कैसे रहा, एंड यू टेक प्राइड टॉकिंग अबाउट योर नेस्ट एज अ ब्रांड। सर थोड़ा सा उसके बारे में जी। योर नेस्ट के 2 प्रमोटर्स हैं, उनमें से एक है गिरीश शिवानी जी। सो गिरीश शिवानी इज़ अ बैचमेट ऑफ माइंड फ्रॉम IMT एंड वी बिन वेरी क्लोज फ्रेंड्स। उस समय भी होता था कि कॉलेज टाइम पे कि इफ़ देयर वाज एनी कॉन्वर्सेशन अबाउट फाइनेंस, तो नवीन एंड गिरीश ऑलवेज यूज्ड टू बी एट द फोर फ्रंट। तो गिरीश के साथ हमेशा ही मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ उस तरीके से। तो ही हैज स्टार्टेड दिस एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, सो नेचुरली आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन टॉकिंग अबाउट इट। मुझे भी अच्छा लगता है
कि यार हमारा एक दोस्त है जिसने इतना अच्छा किया है लाइफ के अंदर, एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, तो ही इज़ अ गुड गाय. बहुत अच्छी बात. If you are a student or budding entrepreneur or a corporate professional, please reach out to us on our social media for our mentorship sessions with Naveen ji. Like, share and subscribe our channel.